और अब हमारे जो अगले वक्ता हैं प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर हैं और जिनकी ख्याति अकादमिक कार्यों के नाते पूरे देश में है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में विजिटिंग लेक्चर देने वो जाते रहते हैं। अभी मॉरिशस में वो लगातार हफ्ते भर रहे और इसके बाद वो कई दुनिया के देशों में हिंदी का जो साहित्य का और भाषा का जो फ्रंट है उस पर वो काम कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर का लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं देख पा हाँ तिवारी जी नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की ओर से आयोजित इस वेब संगोष्ठी वर्तमान चुनौती कोविड-19 समय, समाज और साहित्य विषय में सहभागिता करने वाले हमारे आज के इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, कुलपति राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, जिनके विशेष प्रयास से ये संगोष्ठी सजाई गई है, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, इस संगोष्ठी के विषय के प्रवर्तक मेरे अग्रज विश्वविद्यालय के बड़े भाई डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी, वक्ता के रूप में उपस्थित हमारे प्रिय डॉक्टर गंगा प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी और हिंदी विभाग पिंपई कॉलेज मंगलूर के अध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी और संयोजक जयशंकर तिवारी जी और विभिन्न स्थानों से इस वेब गोष्ठी में जुड़े हुए सभी सहकर्मा सहधर्मा अध्यापकों और शोध छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस समय बात कर रहे हैं वह ये समय है जबकि दुनिया के अंदर कोरोना ने जो महामारी फैलाई थी और उसके कारण जो लॉकडाउन उपस्थित हुए थे उनसे लोग जो है थोड़ा थोड़ा त्रस्त हो गए। भारत के अंदर ही अगर हम देखें तो चौथा लॉकडाउन प्रारंभ अवश्य हो गया है, लेकिन 50% छूट मिली हुई है और इसमें आप देखेंगे कि शायद जो तस्वीरें हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं उनमें किस प्रकार से कोरोना के लिए सबसे अधिक आवश्यक, जिसे आप सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उसके किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन यह विषय इस समय इस पर बात करने का नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि हम, जैसा अभी गंगा प्रसाद शर्मा जी ने भी कहा, दीक्षित जी ने भी कहा, शैलेंद्र भाई ने भी कहा कि हम सब आशावादी लोग हैं और इस संकट काल में जो अभी लॉकडाउन हटा है उससे हमको लगने लगा है कि शायद हमारी जो जीवन की गतिविधियां हैं वह वापस लौट रही हैं। लेकिन ना जाने क्यों मन में फिर भी एक संदेह तो बना हुआ रहता ही है। हमारे गंगा प्रसाद शर्मा जी ने यह बात कही थी कि आदर्श के साथ यथार्थ की बात भी होनी चाहिए। उनका पूरा व्याख्यान अपना केंद्रित रहा जिसमें कि उन्होंने मनुष्यता की बात की और विशेष रूप से जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया। मित्रों, मेरा एक मानना है कि भूखे भजन ना हो, मेरे इस नंबर पे फोन मत कर, यानी कि हर स्थिति के पीछे इसी ये जिसपे की थी 4 300 326।
तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये दिखाई पड़ेगा कि भूखे भजन ना होए गोपाला, रखो अपनी कंठी माला। जिस यथार्थ की बात गंगा प्रसाद शर्मा जी ने की है और जो विषय आपने रखा है कोविड-19 की चुनौतियां, तो मैं वैश्विक से लेकर और साहित्य तक एक थोड़ा सा अभी एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। इस समय जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, लगभग 51,97,863 कोरोना से प्रभावित लोग जो है विश्व में हैं, जिसमें से 3,34,680 की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सुखद यह है कि 20,82,950 के आसपास लोग जो है ठीक हो गए हैं। लेकिन अभी भी 27,235 लोग इस प्रक्रिया में हैं कि कब वह जीवन दान पाएंगे। मित्रों, इस कोरोना महामारी ने निश्चित रूप से लोगों का यह कहना है, हमारे प्रधान सेवक से लेकर हमारे वक्ताओं तक का, कि हमें इस महामारी में अवसर ढूंढने की आवश्यकता है। अवसर हम ढूंढेंगे, लेकिन पहले तो यह समझें कि हमारे पास चुनौतियां कौन कौन सी आ गई हैं, क्योंकि अवसर जब तक ढूंढेंगे तब तक ये चुनौतियां जो है वह हमारे सामने एक अलग तरह का वातावरण प्रस्तुत कर देंगी, जो हमारे लिए दिन पर दिन जो अवसर हम ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी संकट खड़ा करेंगे। जब विश्व की ओर ध्यान जाता है तो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उभर कर आई है वह आई है कि हमें भौतिकवाद के स्थान पर हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अधिक सजग होना है। विकसित से विकसित राष्ट्र इस संकट के समय में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो एक तो हमें इस स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के लिए अपने आप को सामने रखना है। दूसरी ओर सारा विश्व जो है वह इस समय आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर है। आप देखेंगे कि लगभग 40% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वह बंद हो चुकी हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि हमको इस कोरोना महामारी से लगभग 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का जो है हमारा नुकसान होगा। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रिपोर्ट दी है उसका कहना यह है कि जो हमारे अति विकसित राष्ट्र हैं वह लोग -6 पॉइंट जीडीपी पे जाएंगे, और जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं वो -1 जीडीपी पर जाएंगे, यानी कि विश्व में मिलाकर घाटे की व्यवस्था -3% होगी। परिणाम यह होगा कि लगभग 30% नौकरियां, विश्व के स्तर पर बात कर रहा हूं, वह कहीं छूट जाएंगी, और ऐसे समय पर जिस आदर्श की हम बात कर रहे हैं वह आदर्श हमारा कहां तक सुरक्षित होगा। बड़े भाई शैलेंद्र जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि इस कोरोना के समय में या भूमंडलीकरण के दौर में हमें ऐसा लगा कि हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हम ग्लोबलाइजेशन, हमने जो है एक ग्राम की एक विश्व ग्राम की जो परिकल्पना की थी वह पूर्ण हो गई हैं। एक विश्व की समस्याएं पूरे विश्व की समस्याएं हो गई हैं। लेकिन मित्रों, अगर एक आप वास्तविक स्थिति जो आज वर्तमान में उस पर ध्यान दें कि जिस भूमंडलीकरण के दौर को हम समझ रहे थे कि अर्थ आधारित सहयोग की भावना से विश्व एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो जाएगा, लेकिन मुझको लगता है कि यह भ्रम हमारा कहीं कहीं टूट रहा है। जैसे कि अभी हमने भ्रम पाल लिया है कि तकनीक के आने से पूरा विश्व हम एक कर देंगे। आप देखें कि इस समय जो कोरोना के कारण जो भूमंडलीकरण के दौर में सारे राष्ट्र सीमाएं तोड़कर एक हो रहे थे, उनमें आपने पढ़ा होगा कि यूरोपियन संघ में टूटन की संभावना बढ़ गई है। जो अर्थ के कारण एक हुए थे वह यूरोपियन संघ में संभावना बढ़ गई है टूटन की। कारण बहुत स्पष्ट है, जब इटली पर संकट आया उसने यूरोपियन संघ से अपेक्षा की
लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। ग्रीस और पुर्तगाल जैसे राष्ट्र की किसी ने मदद नहीं की। यूरोपीय संघ की एक बैठक हुई कोरोना से लड़ने के लिए, और उसमें यह प्रस्ताव लाया गया कि चंदा इकट्ठा करके एक कोरोना फंड बनाया जाए। तो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा कि उसमें जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया ने विरोध किया। अब देखें, जिस अर्थ के कारण ये यूरोपियन संघ एक हुआ था, एक महामारी से अपनी आवश्यकताओं को लेकर टूटता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। ये वर्तमान स्थिति दिखाई पड़ रही है, ये समय दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर क्या होगा कि सारे संसाधनों को अपनी ओर खींच लेने की होड़ लगी हुई है कि मेरा राष्ट्र बचा रहे, अन्य की स्थिति जो भी हो। मैं दो बातें कहना चाहूंगा, अभी आप भूले नहीं होंगे, जब भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरीन की मांग के लिए ट्रंप ने हमको धमकाया था। ठीक है, हमारे संबंध सहज हैं, हमारे प्रधान सेवक उनकी अच्छी मित्रता है, हम स्वेच्छा से मनुष्यता के नाते, वसुधैव कुटुंबकम के नाते स्वयं ही दे देते, लेकिन वह स्वर जो है वह बड़ा तलखी का स्वर था। वहीं दूसरी ओर अगर ध्यान दें, एक उदाहरण और मिलता है, तो ज्यादा समय बात करने की नहीं है, समय की सीमा है, कि तुर्की ने स्पेन जा रहे 3 मेडिकल या स्वास्थ्य संबंधी सामान लदे हुए जहाज थे, उन पर अपना कब्जा कर लिया। तो जहां पर जिस तरह की होड़ लगी हुई है, उससे जो शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारी एक की समस्या सबकी समस्या है, यह हमारे लिए बड़ा सोचने का विषय हो जाएगा। तीसरी बात देखें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए चीन और अमेरिका में अघोषित युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका चीन पर आरोप लगा रहा है, और चीन कहता है कि पहला मरीज जो है वह अमेरिका में कोरोना का मिला था। WHO की कार्य प्रणाली पर अमेरिका ने प्रश्न उठाया है, और यहां तक स्थिति आ गई है कि अमेरिका ने WHO से हटने की धमकी दे दी है और अपने फंडिंग वापस करने की बात करने लगा है। तीसरी बात, अमेरिका को देखें कि जो उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो लगाई हुई थी चीन में, उनको भी वापस बुलाना प्रारंभ कर दिया है। और दूसरी ओर चीन को अगर देखें तो उसने अमेरिका पर दबदबा बनाने के लिए या अमेरिका के ऊपर उठने के लिए जो अमेरिका के शत्रु राष्ट्र थे, चाहे ईरान की बात करें, रूस की बात करें, उन सबकी सहायता करना प्रारंभ कर दिया है। एक ये नया दृश्य उपस्थित हुआ है। अब देखें, चौथी बात जो आई, सभी देश चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन आत्मनिर्भर होंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन जो हमने दूसरे राष्ट्रों में विकसित किए थे, हमारा जो है आयात के आधार पर हमारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी, तो वह व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, क्योंकि हमारे पास आवागमन के साधन जो है यहाँ पर कम हो गए हैं। और अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा, दूरियां और संसाधनों पर अधिकार की नियति जो है और अधिक कठिन और प्रबल हो जाएगी। चौथी बात देखें कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में जो हमारी योजनाएं प्रभावित चल रही थी, वह भी प्रभावित होंगी। लेकिन इस सब के बाद भी एक सुखद यह दिखाई पड़ रहा है कि भौतिक संसाधनों की अपेक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की सेवाओं पर पूरे विश्व ने विशेष ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है, और ऐसा लगने लगा है कि उनके लिए भी भारत की तरह गैर आर्थिक आयाम अधिक महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें मनुष्यता की चिंता हमको दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि ये भी एक चुनौती हमारे सामने है कि इस महंगाई के कारण राष्ट्रों ने अपने टैक्स बढ़ा दिए हैं। अब जैसे आप केवल दुबई को देखें, सऊदी अरब को देखें, सऊदी अरब ने 5% की जगह पर 300% टैक्स लगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में महंगाई किस कदर बढ़ेगी, किस प्रकार हमारे संसाधनों की पूर्ति होगी, यह हमारे लिए इस युग में विचारणीय है। ये तो विश्व के स्तर की बात है जो इस समय पर चल रहा है। दूसरी ओर देखें, जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो थोड़ी चुनौतियां हमारी अलग दिखाई पड़ती हैं। आप देखें कि भारत ने 3 महीने 18 दिन में
लखटकिया हो गया कोरोना के मामले में भारत। यानी हमने 1 लाख की संख्या 3 महीने 18 दिन में प्रारंभ पूरी कर ली। ये गर्व की बात नहीं है। हाँ, हमें इस बात पर अवश्य अपने ऊपर अभिमान हो सकता है कि हमने यह संख्या लाने में एक लंबा समय लगाया, और वह चीन जो कि अपने यहां लोगों को रोके हुए था और वुहान ही केवल उसका आधार था, उसके साथ साथ वहां पहले प्रारंभ हुआ, और हमने लगभग जो काम वहां पर 6 महीने में हुआ, हमने उसको 3 महीने सारी व्यवस्था होने के बाद रोकने में कहीं सक्षमता हमने कोविड-19 को अपने यहां बनाई थी। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्थितियां अनुकूल हैं, हम इससे लड़ने में अपने आप में सक्षम हैं। मित्रों, जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो मुझे एक भारत टाइम्स में नवीन जोशी ने एक कॉलम लिखा था, सिटी तमाशा। मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। पंक्तियां देखिए। कामकारों के पैरों में फफोले कुछ सवाल भी करते हैं, बैलगाड़ी में जुटी स्त्री और पैरों में पड़े फफोले पहले भी थे, वे स्थितियां ना सुधरी ना खत्म हुई जिनमें ऐसा होता आया है। उस भारत को हम देखना ही भूल गए। उस अदृश्य देश में हमारी आवाजाही ही नहीं रही। इस महामारी ने हमारे और उस भारत के बीच का पर्दा गिरा दिया। मित्रों, मुझको लगता है कि अगर शायद हम कहते हैं कि कोरोना महामारी से हमें कोई अवसर मिलने वाले हैं, तो शायद ये सबसे बड़ा अवसर मिला है कि एक अदृश्य भारत जो हमारे इस आधुनिकता की दौड़ में गुम हो गया था, उस भारत को फिर से देखने के लिए हमें अपने चक्षु खोलने पड़े हैं। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें यह प्रयास करना पड़ेगा कि इस पर्दा गिरने के बाद जो ये नया भारत का दृश्य हमें दिखाई पड़ा है, उसके विकास और सुधार के लिए हम कौन से प्रयास करें कि जिससे ये भारत भी एक अलग भारत ना होकर एक संपूर्ण भारत के अंदर शामिल हो जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा अपने गांवों में बसती है, और शायद किसान और श्रमिकों के चित्कार ने हमें फिर याद दिलाया है कि गांव सामाजिक संगठन की मूल इकाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गांवों को निर्भर बनाएं, और जब तक हम गांवों को निर्भर नहीं बनाएंगे, वहां पर हमारे सामने इस प्रकार पलायन की नियति, चाहे जाना हो या विशेष संकट से लौट कर आना हो, दोनों सामने हमारे आती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब अगर हम सरकार के प्रयासों को देखें तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकार ने यह प्रयास किया है कि इस संकट से निपटा जाए, लेकिन मुझको लगता है कि कुछ चीजें हमें भारत संदर्भ में और देखनी चाहिए कि सरकार के सामने चुनौती यह है कि वर्ल्ड बैंक एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जो विकास दर है वह पिछले 30 वर्षों में सबसे निचले स्तर की होगी। ये चिंता हमको करनी पड़ेगी। बेरोजगारी की दर जो है वह 26% हमारी बढ़ गई है। 14 करोड़ लोगों की जीविका चली गई है। 45% की आय में कमी आई है। अब इसकी पूर्ति कहां से होगी? इसकी पूर्ति करने के लिए हमको मांग और पूर्ति का संतुलन बनाना होगा। कैसे बनेगा, यह विचार करने का प्रश्न है। हमें स्वास्थ्य संरचना का विकास विस्तार करना पड़ेगा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है भारत के सामने कि श्रमिकों के पलायन को रोकना। एक तो रोकना, और जो निकल पड़े हैं उनको गंतव्य तक सकुशल पहुंचाना, जिसकी चर्चा अभी हमारे गंगा प्रसाद मिश्र जी कर रहे थे। और सारा साहित्य जगत या जिसके मन में भी संवेदना का भाव है, वह उनके गंतव्य के पहुंचने में जो कठिनाइयां हैं उससे वह त्राही त्राही कर रहा है, तो उसको सकुशल गंतव्य तक पहुंचाना। फिर चुनौती सामने आती है कि लॉकडाउन के कारण जो उद्योग बंद हुए हैं उन उद्योगों को उन्हें चालू करना, और अगर उद्योग चालू करने की स्थिति में आते हैं तो उन श्रमिकों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देना
उनके अंदर ये विश्वास उत्पन्न करना कि आपके सभी हितों का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें पुनः कारखाने तक ले जाना, क्योंकि जब तक वे कारखाने पर नहीं पहुंचेंगे तो आप पैसा कितना भी लगा लीजिए, लेकिन उत्पादन हमारे सामने नहीं आएगा, और उत्पादन आ भी गया और उनके पास पैसा नहीं होगा तो हम मांग बनाने में सक्षम नहीं रहेंगे। ये तीनों चीजें कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। आपने अपने शहरों में भी देखा होगा, अपने मोहल्लों घरों में देखा होगा कि आपने इस कोरोना महामारी के समय पर अपने काम वाली का घर में प्रवेश बंद कर दिया। अब वह काम वाली अगर जो है आपके कोरोना के संकट से निपटने के लिए आज आपको आवश्यकता लग रही है, अगर वह आना चाहे तो वो कैसे आएगी? आपको उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उसके स्वाभिमान पर जो हमने कहीं धीरे चोट पहुंचाई है उसके अंदर विश्वास जागृत करना पड़ेगा। हमें आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखना होगा, ये संकट का समय है। और संक्रमण सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती ये भी आ रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ साथ संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। बड़ी चुनौतियां हमारे सामने भारत के स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं, और वहीं पर हमें अफवाहों से भी बचना होगा। निरंतर अफवाहें फैल रही हैं, हम सब जान रहे हैं, इनसे हमें बचना होगा। और सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, उनको सरकार को जो अपनी योजनाएं चलाई गई हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी। जैसे मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं उसके संदर्भ में। जैसे कि अगर हम बात करें कि SMMI यानी कि लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, इसमें जो हिस्सा दिया गया वो सबसे बड़ा हिस्सा था कि बैंकों से कर्ज लेने का। लेकिन कर्ज तो बैंक से ले लिया जाएगा, और इस समय 6 करोड़ 30 लाख लघु उद्योग जो रजिस्टर्ड हैं सरकार के, उसमें मैं उनकी बात कर रहा हूं, सामने हैं, और उसमें 13 करोड़ परिवार कार्य करते हैं या प्रभावित होते हैं। इसमें से जो 45 लाख लघु उद्योग हैं उन्हें 3 लाख तक का जो ऋण है वह बिना गारंटी के मिल जाएगा, लेकिन बाकी उद्योगों का क्या होगा, ये हमारे सामने प्रश्न है। इन योजनाओं में यह भी सोचना होगा। और लघु उद्योगों को ऋण तो मिलेगा, लेकिन मजदूरों को वह किस प्रकार का पुराना ऋण, उन पर पहले से ही ऋण मौजूद है उद्योगों पर, वह पुराना ऋण चुकाएंगे कि नए उत्पादन में सहायता करेंगे या भूखे मजदूर को रोटी देंगे, यह हमारे सामने प्रश्न है। मनरेगा की योजना पर ध्यान दें। देश में 7 करोड़ 60 लाख लोग पंजीकृत हैं। मार्च में 1 करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार मिला था, अप्रैल में केवल 30 लाख लोगों को मिला। अब ऐसी स्थिति में बाकी लोगों को गांव जो पलायन हो रहा है गांव की ओर, उस पलायन से जो संकट बेरोजगारी का उभरेगा, जो हमारा श्रमिक वर्ग आया है उसको हम कहां से रोजगार देंगे, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था और उसने ये बताया है कि 67% मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 10 में से 8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 में से 6 लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमें उन 8 और 6 लोगों की कहीं ना कहीं चिंता करनी है, ये हमारे सामने संकट है। सरकार ने 8 करोड़ श्रमिकों के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो चावल की दाल की घोषणा की थी। अप्रैल में उसको देना था। मंत्रालय ने जो रिपोर्ट की है केवल 15% लोगों को वह मिला है। 1,96,000 टन में से केवल 30,000 टन का वितरण हो पाया। अब इस स्थिति में यह हमें विचार करना पड़ेगा कि सरकार की ये योजनाएं हैं, यानी सरकार ने अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की, हमारी अभी गंगा प्रसाद जी ये बात कह रहे थे, वो इसको भ्रष्टाचार या अधिकारियों की चीजों कह रहे थे, मैं उनकी बात नहीं करता, वह तो हमारी प्रवृत्ति रही है। लेकिन सरकार को प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है कि वह जो प्रयास कर रही है वह वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो ये कुछ उदाहरण है। और रही अवसर प्राप्त करने की बात, जब हमारे पास प्लेग की महामारी आई थी तो उस समय जो सीवर सिस्टम आया था वह वहां से हमको जन्म दिया था। उसने जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण संकट उत्पन्न हुए थे उस समय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई थी। तो निश्चित रूप से कोरोना भी हमें कुछ ना कुछ देगा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी भारत को कम से कम
नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो चीन से पलायन करने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों को अपने यहां इस्टेब्लिश करने में मदद करनी होगी, अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ेगी। भारतीय प्रतिभाएं जो देश छोड़कर चली गई हैं या आ गई हैं उनको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और उनके निर्यात के लिए हमें नए प्रयास करने पड़ेंगे। ये हमें कहीं आर्थिक जगत की ओर देखें तो दिखाई पड़ता है। और क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि सीधे सीधे संबंध जो है हमारे समाज से भी जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर पेट भरा हुआ नहीं होगा तो समाज में विशृंखलता आना एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोरोना 19 महामारी के कारण जो परिदृश्य उपस्थित हुआ है उसमें समाज की जो रीत नीति और व्यवहार में जो है आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि भारत जो है उत्सव धर्मी राष्ट्र है, सामूहिकता हमारी पहचान है। लेकिन आज अगर आप विवाह करने आते, आज मैं अखबार में सुबह पढ़ रहा था कि एक मुस्लिम परिवार का विवाह होना था उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, तो यहां से दूल्हा गया, वहां से दुल्हन आई, लेकिन क्योंकि राज्यों ने आपस में उनको राज्य क्रॉस करने की इजाजत नहीं थी तो उसके बॉर्डर पर 4 लोग यहां से थे, 4 लोग वहां से थे, यानी कि वह सामूहिक विवाह जो भारत के लिए सबसे बड़ा संस्कार होता है, विवाह संस्कार, वहां के 4 लोग ही केवल जुटे। 20 की सरकार ने अनुमति दी है, तो ये उत्सव धर्मिता और सामूहिकता ये हमारी कहीं प्रभावित होगी। दूसरा, जीवन शैली में बड़ा बदलाव आएगा। कुछ चीजें तो हमारे बड़ी अनुकूल हैं, परंपरा में हमारे यहाँ चल रही थी, चाहे हम जैन धर्म के आधार पर कहें या किसी भी आधार पर कहें, एक परंपरा हमारी रही है, चाहे उसमें हम स्वच्छता की बात करें, चाहे हम मास्क लगाने की बात करें। आप देखेंगे स्थिति बदलेंगी कि एक जीवन शैली परिवर्तन आएगा। अब लोग जो है, आज मैं पढ़ रहा था कि 10 बार हाथ धोने से कोरोना का संकट कुछ कम हो सकता है, तो बार बार हाथ धोने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, संकट ना आ जाए मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आम जन से शारीरिक दूरी बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, दूरी से बचने के लिए यात्राएं जो हमारी है वह कम होना प्रारंभ हो जाएंगी, और भौतिकता के स्थान पर लोग आध्यात्मिकता पर अधिक ध्यान देने लगेंगे। और लेकिन यह भी एक ध्यान में रखने वाली बात है कि लोगों का शाकाहार की ओर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। अगर कल आपने न्यूज सुनी हो तो स्पष्ट रूप से तो नहीं था, लेकिन चीन ने जानवरों के खाने पर पाबंदी लगाकर वहां के मार्केट को बंद कर दिया है। ये एक प्रतीक मैं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है ये हमारी व्यवस्था भी हो, लेकिन शाकाहार की ओर शायद लोगों का ध्यान जाएगा, ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी कमी जो आएगी वह आएगी कि लोग आत्म केंद्रित हो जाएंगे और अकेले रहने की एक आदत सी पड़ जाएगी। क्योंकि अब परिणाम इसका क्या होगा कि हम मनोवैज्ञानिक रुग्णता से समाज जो है ग्रसित दिखाई पड़ेगा। रुग्णता के कारण कौन कौन से होते हैं या हो सकते हैं? एक तो आता है परिजनों को खोने का दुख, 90 लोगों की मृत्यु हो रही है, वह कहीं दुखी हैं। नौकरी जाने का सदमा, इससे लोग दुखी हैं। आइसोलेशन, जरा सी सूचना मिलती है इस व्यक्ति को क्वारंटाइन हो गया है, तो उसके बाद देखें कि पति पत्नी और बच्चे, कल एक व्हाट्सएप पे कहानी आई थी जिसमें कल ये मालूम पड़ा कि उनको जो है कोरोना के लक्षण हैं, और जब जांच करने वाले आए तो पत्नी और बच्चे जो है संग में नहीं गए, वह अकेले, मतलब अकेले ले ही जाए, लेकिन खाना तक उनको घर में नहीं दिया, और जब वह मुक्त हो गए तो वह सज्जन वापस घर नहीं आए, वह वहीं से ही पलायन करके यानी घर छोड़कर चले गए। ये एक चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और जो महामारी और भविष्य के कारण जो डर है उसके कारण भी हमारे मनोवैज्ञानिक रुग्णता आएगी। और परिजन जो प्रवास से लौटे हैं ना, जिन्हें आप प्रवासी मजदूर कह रहे हैं, वैसे माइग्रेट तो ये नहीं है, लेकिन ये रोजगार के लिए, नए अवसरों की तलाश के लिए जो गांव छोड़कर गए थे, जब वे लौट कर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं पारिवारिक विघटन की समस्याएं भी सामने आएंगी, क्योंकि जोत हमारे पास छोटी ही है और हमने ये मान लिया था ये चले गए हैं देश से, घर से चले गए हैं, अपना तो अपनी जगह पर है, लेकिन यह चीज ध्यान रखें, सीमित आय होने के कारण इन सब की वापसी जो है कहीं पारिवारिक कलह और क्लेश का कारण भी बनती है, मुझे ऐसा लगता है। यह भी देखना पड़ेगा कि बालकों का जो सर्वांगीण विकास हो सकता था वह अब शायद बाधित होगा, क्योंकि हम तकनीक पर आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं।
ना हमारे पास खेलने के नाम पर हमने सुबह से क्या खेला, मोबाइल पर क्रिकेट खेला, मोबाइल पर लूडो खेला। हमारे पास सहयोग और सामूहिकता की जो भावना है उसका कहीं ना कहीं समाज में हानि होगी, ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरी ओर समाज की दृष्टि जाए तो हमें दिखाई पड़ेगा कि मनुष्य की अपेक्षा तकनीक का समाज में महत्व बढ़ जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है हमारे निजी सामाजिक व्यवहार का एक हिस्सा बन जाएगी, और जो ये डिस्टेंस जो हमारा होगा, इस अंतराल को भरने का काम कौन करेगा? मशीनें करेंगी। और मशीनें कैसे करेंगी? कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, ये मशीनें हमारे इस अंतराल को भरने का प्रयास करेंगी। और ये मशीनें जो है, जो आज तक मनुष्य की सहचर कहलाती थी, ये मनुष्य की सहचर के रूप में नहीं दिखाई पड़ेंगी, बल्कि ये प्रतिस्थापक बनकर, सब्स्टिट्यूट बनकर हमारे सामने आएंगी। और जब ये हमारी सब्स्टिट्यूट बनकर आएंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मानवीयता कहीं बाधित होती हुई दिखाई पड़ेगी। सामुदायिक मनोरंजन के क्षेत्र जो है वह सिकुड़ जाएंगे, वह चौपालें, वह गोष्ठियां, यहां तक कि फिल्म की अगर आप बात करें, आप सब सुन रहे होंगे कि इस समय फिल्मों की जो स्थिति है, वह फिल्म जो है तीसरा पर्दा अधिक प्रभावित हो रहा है, टीओटी, जिसमें कि आप ऑनलाइन जाकर फिल्मों को बात करते हैं। और अभी ये संकट भी फिल्म जगत में अभी बहस का विषय भी बना कि टीओटी पे आने से जो सिनेमा घर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनको लंबी चौड़ी हानि होगी। लोग पहले मना करते रहे, लेकिन जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की धूमकेतु, अमिताभ बच्चन की जो है, और या सुजीत कुमार की गुलाबो सिताबो, और विद्या बालन की शकुंतला देवी जब रिलीज हो गई टीओटी पर, तो लोगों को अचंभा हुआ और कहीं ना कहीं ये संकट आया। लेकिन आप करेंगे क्या? जो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की स्थितियां बन रही हैं, उसमें हमें एक नया प्लेटफॉर्म खोजना ही पड़ेगा, और ये हम खोजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बेरोजगारी समाज में बढ़ जाएगी, और कोरोना के कारण समाज दो भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ेगा, मुझको लगता है। आप चाहे जात की बात करें, धर्म की बात करें, ना करें चलेगा, जात की बात ना करें, धर्म की बात ना करें, वर्ग की बात करें, ना चलेगा, लेकिन एक जिसके पास पैसा है और जिसके पास तकनीक है, यानी तकनीक और पैसे जो समृद्ध है, उसका एक वर्ग दिखाई पड़ेगा, और एक वर्ग उसका होगा जो तकनीक नहीं जानता है और उसके पास पैसे भी कम है। तो ये दो वर्गों में समाज हमें बटा हुआ कहीं दिखाई पड़ेगा। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात शैलेंद्र जी कर रहे थे, तो मैं कहता हूं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो आप ये मान कर चलें कि व्यक्तिगत आत्मविश्वास और हमारी स्मृति जो है प्रभावित होगी, जिससे कहीं ना कहीं समाज में एक विशृंखलता आती हुई हमको दिखाई पड़ेगी। तीसरा बिंदु हमारा जो है वह साहित्य को लेकर है, और अगर हम साहित्य पर ध्यान दें तो हमको दिखाई पड़ेगा कि साहित्य पर कोई भी संकट, कम से कम मेरी अपनी स्थिति जो दिखाई पड़ रही है कि साहित्य में, गंगा प्रसाद जी भी ध्यान देंगे, उन्होंने इस बात पुष्टि भी की है कि कोविड-19 का साहित्य में संवेदना और मनुष्यता के भाव को लेकर कोई भी संकट मुझको नजर नहीं आता। संकट साहित्य पर नहीं है, लेकिन साहित्य की मार्केटिंग पर अवश्य संकट हमको दिखाई पड़ता है। आप खुद देखें कि इस समय पर, ये कोविड-19 के समय पर, आपके जो नए प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आए, जिनमें चाहे आप फेसबुक की बात करें, आप गूगल ऐप की बात करें, आप पीडीएफ की बात करें, आप ई बुक की बात करें, आप व्हाट्सएप की बात करें, जो हमारे नए प्लेटफॉर्म्स, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आए, उन पर आपने देखा होगा कविताओं, पैरोडियों, क्षणिकाओं, व्याख्यानों, चुटकुलों, संस्मरण, जीवन यापन की पद्धतियां, हास्य व्यंग, बोध कथाएं, मिथ की कथाएं, लघु कथाएं, कार्टूनों, इन सब की बाढ़ आ गई है। और इस बाढ़ के आने से ये तो निश्चित हो गया है कि साहित्य की गति कहीं पर रुकी हुई नहीं है। साहित्य निरंतर लिखा जा रहा है और साथ साथ पढ़ा जा रहा है। अंतर केवल क्या है कि पहले पाठक होता था, प्रिंट माध्यम जो अभी हमारे पास डिजिटल है, वहां आज भी पाठक है, लेकिन हम पाठक से अधिक दर्शक या श्रोता बन गए हैं, यानी कि पुस्तकों की जगह पर डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा आधार बन गए हैं।
आप देखें कि इस समय पर पुरानी पुस्तकें पीडीएफ और ई बुक में खूब पढ़ी गई हैं, खूब पढ़ी जा रही हैं। प्रकाशकों ने भी अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए श्रोताओं को नए प्लेटफॉर्म दे दिए हैं। देखिए, आप देखें कि इंडिया टुडे और आज तक ने जो डिजिटल चैनल बनाया साहित्य तक, जिसने कोरोना और किताबों श्रृंखला शुरू की और फेसबुक, यूट्यूब और तक ऐप पर भी दी, जिसमें नए से लेकर पुराने लेखकों तक आप देखें कि लंबी फेहरिस्त है, जिसमें लोगों ने अपनी सहभागिता उसमें दर्ज कराई है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने कोरोना पर शोधारित किताबों का लेखन जो है वह प्रारंभ किया है। वेस्टलैंड, एका, हिंदुयुगम और पेंगुइन ई बुक्स की बिक्री पर जोर दे रहे हैं। वाणी प्रकाशन ने ऑनलाइन साहित्य महोत्सव 2020 प्रारंभ किया है। राजकमल ने फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यक्रम चलाया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य से जुड़े लोगों ने कोरोना के जानलेवा संक्रमण, लॉकडाउन की बादशाह से उपजी प्रतिकूल परिस्थितियों में तीव्र पीड़ा मंथन किया है और उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनके मतलब उपन्यास तो अभी इस समय कोई ऐसा बड़ा नहीं आया है जिसकी हम चर्चा कर सकें, लेकिन वह हमारे सामने आए हैं, ये साहित्य सामने आया है। अगर आप प्रमुख प्रवृत्तियों की बात देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो अगर हमारे साहित्य इस समय लिखा गया, चाहे वह कविता में हो, कहानी में या कार्टून में हो, तो एक तो है कि कोरोना के कारण और परिणाम, इस पर बहुत सी कविताएं लिखी गई, बहुत सी कथाएं लिखी गई, बहुत से उपदेशात्मक वाक्य लिखे गए। और दूसरी ओर देखें तो कोरोना के कारण जिससे उत्पन्न ये कोरोना है, उन देशों के प्रति क्षोभ की भावना आई। आप देखें कि लोकगीतों का एक स्वर फिर से सुनाई पड़ने लग गया। कविताओं के साथ साथ लोकगीतों का, संगीतात्मकता कविता का एक आधार बनता हुआ चला गया। एक आपका कोरोना से बचने के उपाय, इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ साहित्य के अंतर्गत, कविताओं के अंतर्गत। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण जो कह रहे थे बात गंगा प्रसाद जी, तो वह प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ी कि कोरोना से भय दूर करने का प्रयास भी हमारे साहित्यकारों ने बहुत किया। आम लोगों के दर्द को बांटा। कोरोना के भय को दूर करने की बात करें तो एक कविता शायद आप लोगों ने सबने व्हाट्सएप पर देखी, बड़ी चर्चित हुई है, कई प्लेटफॉर्म से वह प्रसारित हुई है। कुलदीप मिश्र की कविता है, ये हिंदुस्तान है और ये मार्च का महीना है। लोगों के अंदर कैसे कोरोना से भय दूर करना और उनके अंदर जिजीविषा उत्पन्न करने का प्रयास यहां पर दिखाई पड़ता है। कि मैं कुछ पंक्तियां केवल इसमें से ले रहा हूं। ये हिंदुस्तान है और ये मार्च का महीना है। सारी दुनिया समझ चुकी है कि ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की है। ये परिवर्तन है समाज के स्तर पर। सारी दुनिया समझ चुकी है ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की है। और ये हिंदुस्तान है जिसने सब कुछ देखा है, बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक, सुनामी पुनामी सब झेली हुई हैं। बस जिगरा चाहिए और देखना बहुत जल्द होगा। क्या होगा? जब मिल बैठेंगे कई साल पुराने दोस्त, फिर से आसमां गुलाबी होगा। यह एक आशावादी दृष्टिकोण है। और वहीं दूसरी ओर देखें, और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीत ली। बस ये मार्च का महीना है और आपको एक फैसला करना है। ये कुलदीप मिश्र की कविता बड़ी चर्चित हुई है और आप देखें कि इसमें एक आशावाद हमको दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर आम लोगों का दर्द सामने आया, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग, जिस पर पूरा व्याख्यान अपना केंद्रित किया था गंगा प्रसाद शर्मा जी ने, जिसमें पलायन की पीड़ा दिखाई पड़ रही थी। ये हमारी कविता के विषय बने। मैं एक सतीश जी हैं, हमारे मित्र गुना के हैं, उनका एक ब्रजभाषा का छंद दे रहा हूं, यहां पर उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आपके, जो लोगों के इस रोजगार के प्रति भी भाव और समाज की क्या स्थिति होगी इसके प्रति, यानी साहित्य से या समाज से साहित्य को देखने की और साहित्य से समाज को देखने की एक दृष्टि उनकी दिखाई पड़ती है। देखें,
एक बार जो छींक बही सब औषधि लेने बाजार को धावत। ये कोरोना की स्थिति है। एक बार जो छींक बही सब औषधि लेने बाजार को धावत। मित्र पड़ोसे दिखत हैं मग दूर ही ते चले आंख चुरावत। दूर से देखते आंख चुरा लेते हैं पड़ोसी वगैरह। और मौत के आंख सुने इतने इन आंखिन हूं अब आंसू न आवत। लगातार मौतें हो रही हैं, दुखी हैं, आंसू सूख से गए हैं कि मौत के आंख सुने इतने इन आंखिन हूं अब आंसू न आवत। और ऐसो करो बजमार कोरोना ने कोई न काऊ के आवत जावत। ये डिस्टेंसिंग आ गई है। तो ये पूरा संकट जो समाज के सामने आ रहा है, हमारे इन कवियों ने इसे अपनी कविताओं में उतारा है। सरकार के प्रति क्षोभ पर भी कविताएं लिखी गई हैं, व्यवस्था की व्यवस्था पर भी कविता लिखी गई हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो चुनौतियां वह दिखाई पड़ रही हैं वह साहित्य की मार्केटिंग की चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। जैसे कि अगर इस कोरोना का संकट आता है तो उस स्थिति में जो आया हुआ है, इस हमारी सरकारी विज्ञापन बंद हो गए हैं, लघु पत्रिकाओं पर आर्थिक संकट पड़ गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से जो हमारे प्रकाशन उद्योग के मालिक हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नया प्लेटफॉर्म ढूंढ लेंगे, नए लोग उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए थे, या प्रूफ रीडर की बात करें या उनकी बात करें, उनका रोजगार कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो व्याख्यान और साहित्य प्रसारित हो रहा है उसमें पायरेसी का खतरा हमारे सामने बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साहित्य का प्रचलन बढ़ने से आप देखेंगे कि जो लोग साहित्य की आजीविका पर ही निर्भर थे, यानी कि जो लोग रॉयल्टी आदि के आधार पर ही जिनका जीवन यापन होता था, उनकी आर्थिक स्थिति पर कहीं संकट हमारे सामने आएगा। यही हाल होगा जो मंचित प्रस्तुतियां, हमारी जो काव्य गोष्ठियां आदि होती थी, हालांकि हम लोग इससे उबर कर चले आएंगे कि अगर आपको हमें गोष्ठी में बुलाना है या आपको कविता पढ़वानी है तो आप जिस प्रकार से चैनल वाले कुछ देते हैं, लोग देना प्रारंभ कर देंगे, तो इससे हम उबर आएंगे। लेकिन फिर भी अभी एक संकट हमारे सामने है। और जो साहित्य की एक भरमार आई हुई है, जैसे जब से सोशल मीडिया जुड़े हैं, हमारे सामने संपादक की कैंची तो अलग हट गई है, लेकिन इतना अधिक साहित्य आने लगा है कि उस साहित्य के आने से गुणवत्ता का प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है। भाव तो है, अच्छा साहित्य कौन होगा, प्रमुख साहित्यकार कौन होंगे, कौन सी रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी, इन सब के पीछे भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो मित्रों, अगर मैं देखूं तो साहित्य, समाज और राष्ट्र के स्तर पर ये सारी चुनौतियां मुझको दिखाई पड़ रही हैं। आयोजकों ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए प्रोफेसर शैलेंद्र मिश्र, मैडम वंदना सारस्वत जी और जयशंकर तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप वक्ताओं का भी, चाहे व्यवस्था के कारण तिवारी जी ने म्यूट कर दिया हो, इस कारण आप प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे पा रहे हो, अच्छा ना लगने पर भी, लेकिन आपने मुझे सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महोदय प्रोफेसर अग्रवाल साहब। अभी आप लोग प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर को सुन रहे थे, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बहुत ही मूल्यवान वक्तव्य, बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के विषय पर प्रस्तुत किया है, और हम उनके बहुत आभारी हैं। लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के इस वेब मंच पर वो हमसे उन्होंने मूल्यवान समय अपना दिया, जुड़े, और इस आज के विषय पर उन्होंने गंभीर चर्चा की। मैं समझता हूं कि एक व्यापक स्तर पर एक बृहद पक्ष को उन्होंने इसमें अपने समाहित किया है अपने वक्तव्य में। और